सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द निर्माण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 4, शब्द निर्माण। बच्चों, कोई भी शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका कोई अर्थ होता है, अर्थात सार्थक शब्द ही शब्द कहलाते हैं। यानी कि शब्द कहलाने के लिए क्या होना जरूरी है कि उसका कोई अर्थ हो। केवल हम सार्थक शब्दों को ही व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। एक ही शब्द से हम अनेक शब्द बना सकते हैं, जैसे योग शब्द के आगे या पीछे शब्दांश लगाकर संयोग, वियोग, प्रयोग, योगासन, योगदान, योगी आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। ये शब्दांश ही उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक शब्द अपने मूल रूप में ही रहे, हम उसके आगे पीछे कुछ शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों की रचना कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी तरीके से उसका रूप बदलकर नया शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर हम एक शब्द लें योग, उसमें अगर हम शब्दांश लगा दे तो संयोग, वियोग, प्रयोग, योगदान, योगी आदि शब्दों की रचना हो सकती है। तो जो ये शब्दांश आगे और पीछे लगाए जाते हैं, इनको ही उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। आगे लगे तो उपसर्ग, पीछे लगे तो प्रत्यय। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश यानी कि शब्दों के टुकड़े होते हैं, किसी भी शब्द के यानी कि मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, नया शब्द बनाते हैं, अर्थ परिवर्तन करते हैं। जैसे आ जमा हार आहार भोजन मतलब, वी जमा हार विहार मतलब घूमना। बच्चों, यहाँ हार शब्द से पूर्व उपसर्ग जुड़कर सभी शब्दों का अर्थ हार से भिन्न हो गया है। हार शब्द का अर्थ है पराजय, लेकिन जब आ जोड़ा तो आहार हो गया, जिसका अर्थ होता है भोजन। वी जोड़ा तो विहार हो गया, जिसका अर्थ होता है घूमना। अब आता है उपसर्ग के भेद। हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। इन तीनों का हम प्रयोग करते हैं। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है संस्कृत उपसर्ग। तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से बताया गया है क्रम, उपसर्ग, उसका अर्थ और फिर उदाहरण यानी कि उससे बनने वाले शब्द। जैसे अति, अधिक या ऊपर, इसका अर्थ होता है अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतिशीघ्र, इससे बनने वाले शब्द हैं। अधि अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ। अधिकार, अधिमास, अधिगम, अधिग्रहण, इससे बनने वाले शब्द। अनु पीछे, क्रम, अनुशासन, अनुरोध, अनुमान, अनुसार, इससे बनने वाले शब्द। अप बुरा, अभाव, अपयश, अपमान, अपवाद और अपहरण, इससे बनने वाले हमारे शब्द हैं। नेक्स्ट आता है अब, नीचे, हीन, बुरा, अवशेष, अवगुण, अवनति और अवधारणा, इससे बनने वाले शब्द हैं। अभी सामने, पास, अभिनव, अभिनेता, अभिमान, अभिमत, इससे बनने वाले शब्द हैं। आ तक या फिर सहित, आगमन, आजीवन, आजन्म, आमरण, इससे बनने वाले शब्द हो गए। उप पास, सहायक, उपकार, उपस्थिति, उपनाम, उपवास, इससे बनने वाले शब्द हैं। अगला हमारा उपसर्ग है नी, रहित या विशेष, इसका अर्थ है निवास, निदान, निपुण, निबंध, इससे बनने वाले शब्द हैं। परा पीछे या फिर विपरीत, पराधीन, पराक्रम, परास्त, पराजय, इससे बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है परि, चारों ओर, परिपूर्ण, परिश्रम, परिक्रमा, परिकल्पना, प्रति प्रत्येक या उल्टा, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिदिन, प्रतिशत, प्र अधिक या फिर आगे, प्रबल, प्रहार, प्रयोग, प्रकार। फिर आता है वि, विशेष या भिन्न, इसका अर्थ है विषम, विदेश, विभाग, विनाश, इससे बनने वाले शब्द हैं। सु अच्छा, अधिक या फिर सरल, सुपुत्र, सुमन, सुलेख, सुगंध, इससे बनने वाले शब्द हैं। अब आते हैं हिंदी उपसर्ग। तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण दिए गए हैं। आ रहित, निषेध, अटल, अभागा, अमूल्य, अजान, इससे बनने वाले शब्द। अन अभाव या फिर निषेध, अनजान, अनमोल, अनपढ़, अनहोनी, इससे बनने वाले हमारे शब्द हैं। नेक्स्ट है अध, अर्थ होता है आधा, अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा। उदाहरण उन, एक, कम, 29, 39, 69, 79। का और कु, बुरा, कपूत, कुपुत्र, कुरूप, कुसंगति। चौ मतलब 4, चौराहा, चौपाया, चौगुना, चौपाल,
ती तीन, तिकोना तिमाही तिगुनी त्राह, दो बुरा, दुराहा दुपहिया दुरंगा दुभाषिया, नी अभाव, निकम्मा निहत्ता निडर निदान, इससे बनने वाले शब्द हैं। फिर आते हैं पर, मतलब होता है दूसरा, परकोटा परदेसी परजीवी परदेश, इससे बनने वाले शब्द। सा सहित, सफल सरस सप्रेम और सपूत, इससे बनने वाले शब्द हैं। अब आते हैं हमारे उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग। चलिए पढ़ते हैं। क्रम, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। पहला है कम, थोड़ा, कमजोर, कम बखत, कम अकल, कम खर्च, खुश, प्रसन्न, अच्छा, खुशहाल, खुशखबरी, खुशबू, खुशनसीब, गैर, निषेध या फिर रहित, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, ना, नहीं, नाकाम, नाबालिग, नालायक, नामुमकिन, बद, बुरा, बदबू, बदनाम, बदसूरत, बदतमीज, बे, बिना या रहित, बेअकल, बेईमान, बेचारा, बेहाल, ला, बिना रहित, लापता, लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, सर, मुख्य, सरपंच, सरदार, सरकार, सरहद, हम, साथ या सम्मान, हम उम्र, हम शक्ल, हम सफर, हम राय, इससे बनने वाले शब्द हैं। अब हमने देखा कि किस प्रकार से उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों को बनाते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब दोहरा लेते हैं, आओ दोहराएं। जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। अब हम बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं। देखिए क्या सीखा। पहला प्रश्न है, सोचकर उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। अधिनायक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधिनायक, तो यहां पर है अधि। परजीवी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पर, प्र, परजी, तो यहां पर है। खुशहाल शब्द में मूल शब्द क्या है? खुशहाल, शहाल, तो यहां पर हाल है। परिश्रम शब्द में मूल शब्द क्या है? परिश्रम, श्रम, तो यहां पर श्रम है। दिए गए उपसर्गों से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, मैं एक एक लिख रही हूं, बाकी एक आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अन, तो अन से बन जाएगा अनाचार, आकार, आ से। अगला है नी, नी से क्या बनेगा बच्चों? निवास, निवास। इसके बाद है प्रत्येक, प्रति से प्रत्येक, चौ से चौराहा, बे, बे से बे, बस। दिए गए शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो चलिए करते हैं। पहला है अटल, अ उपसर्ग और टल मूल शब्द। कुरूप, कु उपसर्ग और रूप मूल शब्द। फिर है विज्ञान, वी उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द। ऐसे ही प्रयोग में है प्र उपसर्ग योग मूल शब्द। सुपुत्र, सु उपसर्ग और पुत्र मूल शब्द। बेहाल, बे उपसर्ग और हाल मूल शब्द। बच्चों ने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है और अभ्यास कार्य कर लिया है, बाकी का आपको स्वयं करना है। इसके बाद बच्चों अब इसी पाठ के अंतर्गत हम अगला प्रकरण पढ़ेंगे जो कि है प्रत्यय। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय उपसर्ग के उल्टे होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ये अंत में लगते हैं और कार्य वही करते हैं। अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसमें उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे भव जमा आनी, भवानी, लड़ जमा आई, लड़ाई, परिश्रम जमा ई, परिश्रमी। अब है छात्र जमा आ, छात्रा। याद रखिए प्रत्येक सदैव रूढ़ शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। रूढ़ शब्द यानी कि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, या फिर धातु, धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, उसमें जुड़ते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र
प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि ये शब्दांश है, शब्दों के टुकड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते। प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है, या तो परिवर्तन आएगा या फिर कुछ विशेषता आ जाएगी। अब आता है प्रत्यय के भेद। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश, क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो हमारे धातु में जुड़ते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। धातु में जुड़ते हैं और नए नए संज्ञा और विशेषण शब्दों को बनाते हैं। जैसे झूल जमा आ झूला, मिल जमा आवट मिलावट, चढ़ जमा आई चढ़ाई, बढ़ जमा इया बढ़िया। तो यहाँ पर झूल, मिल, चढ़, बढ़ सारे क्या है? धातु रूप है ना, क्रिया के धातु है। क्रिया के या जो मूल रूप है वो धातु होता, तो ये सारे धातु और इनमें लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण हो रहा है। कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण तो चलिए तालिका के माध्यम से पढ़ते हैं। प्रत्यय मूल शब्द, निर्मित शब्द, ठीक है, यहाँ पर तालिका के माध्यम से दिए गए हैं। अक्कड़ घूम भूल में जुड़ेगा तो घुमक्कड़ भुलक्कड़। अनिय दर्श और पठ में जुड़ा दर्शनीय पठनीय। आ झूल और घेर में जुड़ा झूला घेरा। आई लड़ और लिख में जुड़ा तो लड़ाई लिखाई। आन उड़ और लग में जुड़ा तो उड़ान लगान। आवा दिख और पहन में जुड़ेगा दिखावा पहनावा। आवट थक और बन में जुड़ा तो थकावट बनावट। इया बड़ और रस में जुड़ा तो बढ़िया रसिया। ई बोल हंस में जुड़ा तो बोली हंसी। का पाठ और गा में जुड़ा तो पाठक गायक। ता खप और बड़ में जुड़ा तो खपत बढ़त। ता जा और बह में जुड़ा तो जाता बहता। ना बेल और ढक में जुड़ा तो बेलन ढक्कन। नी कर और ओढ़ में जुड़ा तो करनी ओढ़नी। या गा और ला में जुड़ा तो गाया लाया। तव्य क्री और गम में जुड़ा तो कर्तव्य गंतव्य। यहाँ पर अय्या गा और खा में जुड़ा तो गवैया खवैया। वाला रख और मत में जुड़ा तो रखवाला मत वाला। हार चित्र और होना में जुड़ा तो चित्रहार होनहार। आलू कृपा और दया में जुड़ा तो कृपालु दयालु शब्दों की रचना हुई है। अब आता है हमारा अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अर्थ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और अव्यय में, और वही कार्य करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं। जैसे मम जमाता ममता, प्रांत जमा इये प्रांतीय, मानव जमाता मानवता, अपना जमापन अपनापन। तद्धित प्रत्ययों के कुछ अन्य उदाहरण तालिका से पढ़ेंगे। प्रत्यय मूल शब्द, निर्मित शब्द। आ ठंड प्यास में जोड़ा तो ठंडा प्यासा। आई चतुर भला में जुड़ा तो चतुराई भलाई। आहट कड़वा गर्म में जुड़ा तो कड़वाहट गर्माहट। आनी सेठ और देवर में जुड़ा तो सेठानी देवरानी। इक दिन और धर्म में जुड़ा तो दैनिक धार्मिक। इका लेख और गा में जुड़ा तो लेखिका गायिका। इत आनंद और क्रोध में जुड़ा तो आनंदित क्रोधित। यह भारत और नाटक में जुड़ा तो भारतीय नाटकीय। ईला रंग और रस में जुड़ा तो रंगीला रसीला। ऊ पेट और बाजार में जुड़ा तो पेटू बाजारू। फिर उसके बाद क बैठ और ढोल में जुड़ा तो बैठक ढोलक। कर विशेष और सुख में जुड़ा तो विशेषकर सुख कर। कार चित्र और कथा में जुड़ा तो चित्रकार कथाकार। नेक्स्ट है हमारा ता दास और मानव में जुड़ेगा दासता मानवता। ती बड़ और चढ़ में जुड़ेगा तो बढ़ती चढ़ती। नी मोर और शेर में जुड़ा मोरनी शेरनी। मती श्री और रूप में जुड़ा तो श्रीमती रूपमती। उसके बाद है वती गुण और बल में जुड़ा तो गुणवती बलवती। वान बल और धन में जुड़ा तो बलवान धनवान। वाला दूध और फल में जुड़ा तो दूध वाला और फलवा। ये थी हमारी तालिका, इसे आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद है तद्धित और कृत प्रत्यय में अंतर। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ प्रत्यय पीछे दी गई दोनों सारणियों में दिए गए हैं। जैसे आई, इसका अर्थ यह है कि एक ही प्रत्यय कभी कृत प्रत्यय हो सकता है तो कभी तद्धित प्रत्यय। वास्तव में इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि कृत क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में। अगर यानी कि क्रिया की धातु में लग रहा है तो आप जान लोगे कि आराम से कृत प्रत्यय है, और अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में लग रहा है तो तद्धित प्रत्यय। ठीक है,
प्रत्यय सेम हो सकते हैं, लेकिन इनके जिस प्रकार से ये शब्दों में जुड़ते हैं उसके आधार पर इनमें अंतर आ जाता है। अब दोहरा लेते हैं, आओ दोहराए में से। जो वाक्यांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं, देखिए क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है, सोचकर उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला है, सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं बच्चों। मिलावट शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ा है? इला, आवट, आवा। तो यहाँ पर जुड़ा है हमारा जो प्रत्यय है वो है आवट। ओढ़नी शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ा है? नी, ई, ना। तो यहाँ पर जुड़ा है नी प्रत्यय। मानवता शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ा है? आ, आव, ता। तो यहाँ पर जुड़ा है ता। भारतीय शब्द में मूल शब्द कौन है? भारत, भार, ई है। यहाँ पर भारत हमारा मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो चलिए कर लेते हैं। पहनावा, तो पहन और इसमें जुड़ा है आवा, मूल शब्द पहन और आवा प्रत्यय। मिठाई, या में मिठाई मूल शब्द और क्या है हमारा? इया, इया। नेक्स्ट है मनुष्यता में मनुष्य और ता प्रत्यय हो गया। मनुष्य मूल शब्द और ता प्रत्यय। ऐसे ही बढ़िया, बड़, जमा, इया। लड़कपन, लड़क, पन प्रत्यय। लड़क क्या है? लड़का। हाँ, ये है हमारा मूल शब्द लड़का और जमा पन हो जाएगा, तो पन हो गया प्रत्यय। कलाकार, कला मूल शब्द और कार हो गया हमारा प्रत्यय। दिए गए प्रत्ययों से बनने वाले 2-2 शब्द लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ हम एक एक लिख रहे हैं, बाकी एक एक आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। आई से क्या बनेगा? पढ़ाई। आनी, नौकरानी। वान, गाड़ी, वान। दान, फूल, दान। टीका, नायिका। दार, फल, दार। ये हो गया। इसके बाद है, दिए गए वाक्यों से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। मूल शब्द भी लिखिए। तो लोक नृत्य हमें आनंदित कर देता है, तो यहाँ पर आनंदित आया है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? आनंद, आनंद और इसमें इत प्रत्यय लगा है। फिर है मनीषा निबंध लिखकर सो गई। तो यहाँ पर लिखकर, लिख मूल शब्द हो गया और कर हो गया इसमें प्रत्यय। फिर है राजन एक प्रसिद्ध कथाकार है। तो यहाँ पर कथाकार, कथा क्या है? मूल शब्द और कार है हमारा इसमें प्रत्यय। फिर है आम बहुत रसीला है। तो यहाँ पर रसीला, तो क्या हो जाएगा? रस मूल शब्द है और ईला इसमें प्रत्यय लगा है। ये हमने कार्य कर लिया है बहुत अच्छे से समझकर। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है। अब हम इसी पाठ के अंतर्गत अगला प्रकरण पढ़ेंगे बच्चों, जो है संधि। पहले पढ़िए। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या योग। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द एक दूसरे के पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब आपस में मिलते हैं उसके कारण जो परिवर्तन होता है, विकार आता है, वही संधि कहलाता है। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, आ जमा आ बराबर आ। तो यहाँ पर विद्या में अंतिम ध्वनि क्या है? ये आ, और आल्य में प्रथम ध्वनि क्या है? आ। दोनों को मिलाए तो आ, और हमारा शब्द बना विद्यालय। ऐसे ही हरी जमा ईश हरीश, ई जमा ई बराबर ई। अब समझिए बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के परस्पर मेल के कारण उनमें परिवर्तन हो गया है और एक नई ध्वनि का निर्माण हो गया है। आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद।
संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि हमारे सामने जो संधि करे हुए शब्द है, जब हम उनको अलग कर दें तो वही प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे धर्मात्मा शब्द है धर्म जमा आत्मा, यथोचित है यथा जमा उचित। अब आता है संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। जहां 2 स्वरों का परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है वही स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम पांचों के बारे में पढ़ रहे हैं एक एक कर। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद कोई अन्य हर्ष या दीर्घ स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि कोई स्वर हो, ठीक है, कोई दीर्घ स्वर हो या हर्ष स्वर हो, छोटा स्वर भी हो सकती है, बड़ा स्वर भी हो सकती है, या और दूसरे स्वर की भी ध्वनि छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन होनी चाहिए समान ध्वनियां। तो दोनों मिलकर बड़े में परिवर्तित हो जाते हैं, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। जैसे उदाहरण है आ जमा अ बराबर अ, मत जमा अनुसार मतानुसार, भाव जमा अर्थ भावार्थ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मत में अंतिम ध्वनि अ है और अनुसार में भी अ है, और दोनों को मिलाया तो दीर्घ स्वर यानी कि आ बन गया। तो ये हमारा हो गया मतानुसार। ऐसे ही भाव और अर्थ में हुआ है। फिर आ जमा आ बराबर आ, भोजन जमा आल्य भोजनालय, परम जमा आत्मा परमात्मा। आ जमा अ बराबर आ, रेखा जमा अंकित रेखांकित, शिक्षा जमा अर्थी शिक्षार्थी। आ जमा आ बराबर आ, महा जमा आत्मा महात्मा, महाजमा आशय महाशय। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे पहले बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, बाद में बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, लेकिन बनेगा हमेशा बड़ा ही, हमेशा दीर्घ स्वर इसमें बनता है। ऐसा ही ई के साथ होता है और ऐसे ही ऊ के साथ भी होता है। ई जमा ई बराबर ई, अति जमा ईब अतीब, मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र। ई जमा ई बराबर ई, परि जमा इच्छा परीक्षा, प्रति जमा इच्छा प्रतीक्षा। ई जमा ई बराबर ई, नारी जमा इष्ट नारिष्ट, मही जमा इंद्र महेंद्र। ई जमा ई बराबर ई, सती जमा ईश सतीश, नदी जमा ईश नदीश। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, लघु जमा उत्सव लघुत्सव, भानु जमा उदय भानुदय। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, भू जमा ऊर्जा भूर्जा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ई में भी ऐसा ही होता है, चाहे पहले छोटी ई आए या बड़ी ई आए, बनेगी हमेशा बड़ी ई ही। ऐसे ही चाहे छोटा ऊ शुरू में आए या बड़ा ऊ आए, बनेगा हमेशा बड़ा ऊ ही। यानी कि चाहे हर्ष स्वर आए या फिर दीर्घ स्वर आए, मिलाकर दोनों दीर्घ स्वर ही बनते हैं, लेकिन होने चाहिए समान स्वर। जैसे अ हो सकते हैं, ई भी हो सकते हैं और ऊ भी हो सकते हैं। अब आती है गुण संधि। यदि अ के बाद ई हो तो ए, ऊ हो तो ओ, और री हो तो अर हो जाता है। इनका कहने का क्या अभिप्राय है बच्चों, आपको ये नियम याद करने होंगे। यानी कि पहले शब्द के अंत में अ या आए, ठीक है, और बाद वाले स्वर में अगर अ के बाद ई आता है, यानी कि बाद वाले स्वर में ई हो या ई हो, तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। इधर का अ और उधर की ई मिलकर ए हो जाएंगे। यदि अ है पहले शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में ऊ है या ऊ है, तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। और री आता है, अगर मान लो पहले शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में री आ रहा है, तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। ये ध्यान रखना होता है इसमें हमें। जैसे उदाहरण है आ जमा ई बराबर ए, राज जमा इंद्र राजेंद्र, वीर जमा इंद्र वीरेंद्र। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, राज में अ है अंतिम ध्वनि, और फिर इंद्र में ई ध्वनि है, दोनों मिलाया तो ए हो गया, ठीक है, राजेंद्र हो गया। ऐसे ही वीरेंद्र हुआ है। आ जमा ई बराबर ए, सुर जमा ई सुरेश, राम जमा ईश्वर रामेश्वर। आ जमा ई बराबर ए, महा जमा इंद्र महेंद्र, यथा जमा इष्ट यथेष्ट। आ जमा ई बराबर ए, उमा जमा ईश उमेश, रमा जमा ईश रमेश। रमा जमा ईश क्या हो जाएगा बच्चों, रमेश। आ जमा उ बराबर ओ, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, पर जमा उपकार परोपकार। आ जमा उ बराबर ओ, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योर्जा, सूर्य जमा उष्मा सूर्योष्मा। आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उत्सव महोत्सव, यथा जमा उचित यथोचित। आ जमा उ बराबर ओ, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, महा जमा ऊर्जा महोर्जा।
आ जमा री बराबर अर, राज जमा ऋषि राज ऋषि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि। आ जमा री बराबर अर, महा जमा ऋषि महर्षि, वर्षा जमा ऋतु वर्ष ऋतु। ठीक है, ये हो गया हमारा गुण संधि। अब आता है वृद्धि संधि। यदि अ के बाद ए ऐ हो तो आई, ओ औ हो तो औ हो जाता है। इसमें क्या, इसका क्या नियम है, पहले शब्द के अंत में अ होना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो या आई हो, बनेगा हमेशा दोनों को मिलाकर आई, यानी कि बड़ा वाला बनता है। पहले शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ आए या औ आए, दोनों मिलाकर औ होंगे, इसमें भी हमेशा बड़ा बनेगा। ठीक है, औ बड़ा वाला होता है। जैसे आ जमा ए बराबर आई, हित जमा एशी हितैषी, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर। आ जमा ए बराबर आई, ए आई आई है, दोनों बनेंगे आई ही। सदा जमा एव सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर। ठीक है, ये हो गया। अब आता है यण संधि। यदि हर्ष अथवा दीर्घ स्वर ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इसी मेल को यण संधि कहते हैं। तो क्या नियम है यण संधि का बच्चों, कि पहले शब्द के अंत में ई हो, ठीक है, ई हो और उसके बाद कोई भी अलग स्वर आए दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो ई अपना रूप बदलकर य हो जाएगी। पहले शब्द के अंत में उ आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अलग स्वर आ रहा है तो उ वह हो जाएगा। पहले शब्द के अंत में री आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अलग स्वर आ रहा है तो री का र हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ई जमा अ बराबर या, यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा आचार अत्याचार। एक बार देख लेते कैसे हुआ है। यदि में क्या आ रहा है ई, उसके बाद असमान स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है अ, तो ई अपना रूप बदलेगी और क्या हो जाएगी, या हो जाएगी। ठीक है, या यद्यपि हो गया ये। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे और इसके स्थान पर यह हो जाएगा। और अगर मतलब यहाँ पर कोई मात्रा लगी होती, जैसे ई नहीं, जैसे यहाँ पर ऊ होता तो ऊ की मात्रा भी लगती, यद यू हो जाता यहाँ पर। ठीक है, ऊ या ऊ जमा तो व हो जाएगा। सु जमा अल्प स्वल्प, सु जमा आगत, क्या हो गया, स्वागत। री है और री के बाद यानी कि कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो र में बदल जाएंगे। पितरी जमा आज्ञा पित्राज्ञा, पितरी जमा अनुमति पित्रानुमति। ये है हमारी यण संधि। अब आती है अयादि संधि। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसी मेल को अयादि संधि कहते हैं। जैसे यानी कि क्या है इनका मतलब, पहले शब्द के अंत में यदि ए आई है, ए और आई है, तो क्या होगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अलग आए तो ए तो हो जाएगा आए और आई हो जाएगा आए। ठीक है, और अगर पहले शब्द के अंत में ओ है या औ है तो ओ उसके बाद कोई भी अलग स्वर आ रहा है तो ओ तो हो जाएगा अव में और औ हो जाएगा आफ में परिवर्तित। कैसे होगा, जैसे ए जमा अ बराबर अय, ने जमा अन नयन, छे जमा अन शयन। ए जमा अ बराबर अय, गई जमा अक गायक, नई जमा अक नायक। ओ जमा अ बराबर अब, ओ के बाद आ रहे तो अब हो गया भो जमा अन भवन, पो जमा अन पावन, पवन। यहाँ पर पवन होएगा, कट कर देते हैं, वो है ना तो अब होता है तो यहाँ पर लिखेंगे पवन। अब है औ, अगला है हमारा औ जमा अ बराबर आप, धो जमा अक धावक, पौ जमा अन पावन। ठीक है, ये है हमारी अयादि संधि के उदाहरण। अब आती है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन और स्वर का मेल या फिर व्यंजन व्यंजन का मेल हमारी व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत जमाईश जगदीश, ता जमाईता क्या है, व्यंजन और ई क्या है, स्वर, दोनों को मिलाए तो दी बन गया, व्यंजन जमा स्वर। दिक जमा गज दिग्गज, का जमा ग बराबर का, व्यंजनों का व्यंजन से मेल है इसमें। अब आता है व्यंजन संधि के नियम, पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के अध्ययन हेतु कुछ नियम इस प्रकार हैं।
वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ या अलावा किसी स्वर से पहले आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क ग च क ज टा क ड ता क द और प क ब हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? यानी कि पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर 11 अलावा में से कोई भी आए तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण है, उदाहरणार्थ काका गा दिक जमा अंत दिगंत का जमा आ बराबर का दिगंत। ठीक है, कोई किसी भी स्वर यहाँ पर आपका तो यहाँ पर पहला है और यहाँ पर कोई स्वर भी आ रहा है और या फिर तीसरा चौथा वर्ण आ रहे हैं या अलावा आ रहे हैं या फिर कोई स्वर आ रहा है तो ये पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है। चा का जा अच जमा अंत चा जमा आ बराबर जा अजंत टा का ड षट जमा आनंद ट जमा आ बराबर डा षडानंद। अबे वर्ग का प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म आए तो पहला वर्ण पंचमाक्षर पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे काका अंगा चाका इया टाका ना ताका ना और पाका मा हो जाएगा। यानी पहले वर्ण के बाद ना या मा आए तो पहला वर्ण पांचवें में बदल जाएगा। बहुत आसान सा नियम है। उदाहरणार्थ काका अंगा में वाग जमा में वाग में का जमा मा बराबर अंगा टाकना षट जमा मा षडमाष्टा जमा मा बराबर न ताकना बनना। अगला नियम है ताकना जगत जमा ना जगन्नाता जमा ना बराबर न। ठीक है, ये होता है। अब आते हैं ता संबंधी नियम। ता संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। यदि ता के बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ आए तो क्रमशः ताका च ताका ज ताका ट ताका ड हो जाता है। तो अगर ये सारे आते तो ता में जो परिवर्तन होता है वह जैसे ताका चा सत्य जमा चरित्र सच्चरित्र उत्त जमा चारण उच्चारण। ठीक है, ताका जा में परिवर्तन जगत जमा जगन जननी जगजननी तत् जमा जनित तज्जनित ताका टा में परिवर्तन तत् जमा टीका तट्टिका वृत्त जमा टीका वृत्ति टीका ताका डा उत्त जमा डयन उड्डयन तत् जमा डमरू तडमरू। यदि ता के बाद ल ह श आए तो क्रमशः ताका ला ताका दा और हा का धा ताका चा और श का छ हो जाता है। तो इनमें ये परिवर्तन होता है। ताका ला में कैसे होगा? उत्त जमा लेख उल्लेख तत् जमा लीन तल्लीन ताका दा उत्त जमा हत उद्धत उत्त जमा हरण उद्धरण ताका दा नहीं ताका धा में परिवर्तन हो रहा है। ये करेंगे सही। यहाँ पर ताका धा में परिवर्तन उत्त जमा हत उद्धत उत्त जमा हरण उद्धरण। फिर है अगला ताका चा में परिवर्तन ताका चा सत्य जमा शास्त्र सच्छास्त्र उत्त जमा श्वास उच्छ्वास। ठीक है, ये होता है। अबे मां संबंधी नियम। मां संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है, इनको पढ़ लेते हैं। यदि मां के बाद क च ट त प आए तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। मां के बाद इनमें से कोई भी आ रहा है तो मां पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मां का अंगा सम जमा कल्प संकल्प सम जमा गम संगम मां का इया सम जमा चय संचय सम जमा जय संजय। ठीक है, अबे मां का ना सम जमा तोष संतोष सम जमा देह संदेह मां का मां सम जमा पूर्ण संपूर्ण सम जमा भाव संभाव। यदि मां के बाद या रा ला व श श ह आए तो मां का सदैव अनुस्वार हो जाता है। मां के बाद इनमें से कोई भी आ रहा है तो मां अनुस्वार में हो जाएगा। जैसे सम जमा वाद संवाद सम जमा सार संसार सम जमा रक्षण संरक्षण सम जमा योग संयोग सम जमा लग्न संलग्न
सम जमा शय संशय। यदि माँ के बाद माँ आ जाए तो द्वित्व मम हो जाता है। सम जमा मुख सम्मुख, सम जमा मान सम्मान, सम जमा मति सम्मति। तो ये सारे नियम बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। अब आता है विसर्ग संधि, तीसरी संधि है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग आएगा और उसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, जो परिवर्तन होगा वही विसर्ग संधि कहलाएगा। जैसे नी जमा आशा निराशा, विसर्ग जमा स्वर। मना जमा हर मनोहर, विसर्ग जमा व्यंजन। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग का ओ यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या र व ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और उससे विसर्ग से पहले आ आया हो और बाद में भी आ हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र व ह हो तो विसर्ग ओ में हो जाएगा। जैसे मन्हा जमा बल मनोबल, मन्हा जमा रथ मनोरथ, अधा जमा गति अधोगति। विसर्ग का रै यदि विसर्ग के पूर्व अ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ल व ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, पहले विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो या फिर इनमें से जो दे रखे तीसरा चौथा पांचवा या ल व ह में हो तो विसर्ग र हो जाएगा। जैसे नी जमा धन निर्धन, पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म, नी जमा यात निर्यात। तो यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले क्या है, आ से अलग कोई भिन्न स्वर है यानी कि ई है और उसके बाद ध आया है। ध कौन सा होता है, त थ द ध, चौथा वर्ण होता है ना वर्ग का, तो यह है। तो विसर्ग जो है राम में परिवर्तित हो गया, निर्धन हो गया। ऐसे ही पुनः जन्म में और ऐसे ही निर्यात में नियम का प्रयोग किया गया है। विसर्ग का श यदि विसर्ग के बाद च छ या श आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी जमा चल निश्चल, धू जमा शासन दुशासन, हरि जमा चंद्र हरीश चंद्र। तो यहाँ पर क्या हुआ, नी जमा चल में क्या हुआ, विसर्ग के बाद च आया तो विसर्ग शा में बदल गया। विसर्ग का सा यदि विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग है पहले शब्द के अंत में और फिर ता या सा आ रहे तो सा हो जाएगा। नी जमा तेज निस्तेज, नी जमा संदेह निसंदेह, मना जमा ताप मनस्ताप। विसर्ग का श यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग यहाँ पर नी जमा काम निष्काम, नी जमा ठुर निष्ठुर और धनु जमा टंकार धनुष टंकार। तो नी विसर्ग से पहले ई है, फिर आया है क, तो ये क्या होगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। अब बात है विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के आगे आगे मतलब अगले वाले शब्द में, जैसे यहाँ पर विसर्ग है नी जमा रोग निरोग, नी जमा रस नीरस और नी जमा रज नीरज। तो नी विसर्ग के बाद र आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और ये जो ई की मात्रा ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे निरोग में हुई, नीरस में हुई और नीरज में हुई। का प से पूर्व विसर्ग जो क्यों बने रहते हैं, का है और पा है बाद वाले शब्द में तो विसर्ग वैसा ही रहेगा। जैसे अंतपुर, प्रातः जमा काल प्रातः काल, अंत जमा करण अंत करण। तो ये भी नियम आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ को दोहरा लेते हैं। दोहराए में से दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जहां दो स्वरों का परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, सोचकर उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है हमारा सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। आ जमा री बराबर अर किस संधि का नियम है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो ये गुण संधि का नियम है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जमा आलय, हिम जमा अल्य, ही जमा महल्य। यहाँ पर हिम जमा अल्य। अंगा इण न ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। तो ये पंचम वर्ण है। नी जमा उत्साह, निरुत्साह किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो चलिए करते हैं। वेद जमा अंत, वेद जमा अंत क्या हो जाएगा? संधि, वेदांत, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है और किसके अंतर्गत आती है? ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। प्राण जमा आयाम क्या हो जाएगा? प्राणायाम, ये भी दीर्घ संधि है। ने जमा अन क्या हो जाएगा? नयन, अयादि संधि है। अयादि संधि का उदाहरण है। फिर है परी जमा छेद, परी जमा छेद क्या हो जाएगा? परिच्छेद। व्यंजन संधि। नी जमा रोग, निरोग कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद कीजिए। तो चलिए करते हैं। महात्मा क्या होगा? महा जमा आत्मा, अत्यंत, अति जमा अंत। यदि, यद्यपि, यदि जमा अपि, सज्जन, सत जमा जन। जगन्नाथ तो जगत जमा नाथ, उल्लास, उत जमा लास। फिर है नायक, नई जमा अक और दुरुपयोग, दुहु, दुहु विसर्ग है, दुहु जमा। से दी गई संधियों के 4 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप उदाहरण लिखने का कार्य करेंगे। एक एक मैं लिख देती हूँ, बाकी 3 आप स्वयं लिखेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का हो गया हमारा हिमालय। गुण संधि रमेश, यण संधि प्रत्येक, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जगदीश, और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का हो जाएगा मनोहर। तो बच्चों बाकी 3 आप स्वयं लिखेंगे। इस बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। इसके बाद है हमारा पाठ के अंतर्गत ही अगला प्रकरण है समास। चलिए पढ़ते हैं समास। पहले पढ़िए। खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा, नवरात्रियों का समाहार नवरात्रि, देव के लिए आल्य देवालय, लोहे के समान पुरुष लोह पुरुष। अब समझिए बच्चों, आप उपयुक्त उदाहरणों को पढ़कर समझ गए होंगे कि व्याकरण में शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर ऊपर शब्दों के समूह पढ़े और फिर उनको संक्षिप्त कर एक शब्द में परिवर्तित कर लिखा। तो शब्दों के समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। अतएव जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को
समास कहते हैं। यानी कि आपके सामने दो या दो से अधिक सार्थक शब्द है, उनको बनाकर हम एक रूप प्रदान कर दें, एक शब्द में परिवर्तित कर दें, तो ये प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे गौ, गाय के लिए शाला, गौशाला, रसोई के लिए घर, रसोई घर। समस्त पद, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद अथवा सामासिक पद कहते हैं। यानी कि जब हमने शब्द को समूह को संक्षिप्त किया, उसके बाद जो नया शब्द बना उसे समस्त पद या सामासिक पद कहा जाएगा। जैसे देशभक्ति, महात्मा, तिराहा, लाभ, हानि आदि। याद रखिए, प्रत्येक समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद यहाँ पर लिखकर भी बताए गए हैं। जैसे देशभक्ति पूर्व पद होगा देश और भक्ति होगी उत्तर पद। महात्मा, महान पूर्व पद और आत्मा उत्तर पद। तिराहा तीन पूर्व पद और रहा उत्तर पद। लाभ, हानि, लाभ पूर्व पद और हानि उत्तर पद। अब आता है समास विग्रह। समस्त पद को पृथक अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जो समस्त पद है, सामासिक पद है, उसको जब हम अलग कर देते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर करके दिखाया है, समस्त पद समास विग्रह। आर पार, आर या पार। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार, यथासंभव, जहां तक संभव हो। अब आता है समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययीभाव समास के लिए पढ़ते हैं। अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पर काल, वचन, लिंग, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। मतलब अविकारी शब्द अव्यय जो कहलाते हैं, जिन पर काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें परिवर्तन नहीं आता, ये वैसे ही बने रहते हैं। जैसे यथा, प्रति, अनु, आ, हर, बे, भर आदि, ये सारे हमारे अव्यय हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी कि प्रधानता पहले वाले पूर्व पद की होती है और वह अव्यय रहता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे अभूतपूर्व, जो पूर्व में नहीं हुआ, ये विग्रह है और यहाँ पर सामासिक पद दिया है। भरपूर, पूरा भरा हुआ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन पर्यंत। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, अभूत, भर, यथा, आ, ये सारे हमारे अव्यय हैं। अब आते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह अथवा परसर्ग लुप्त होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इसमें दूसरा वाला उत्तर पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, और इनके बीच इसमें जब हम समास करते हैं तो जो हमारी विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाते हैं। और जब हम विग्रह करते हैं तो सामने दिखाई देते हैं हमें। जैसे आप जानती हैं कारक चिन्ह हमारी का, के, की, में, पर, ने, को, से, बहुत सारे, ये सारे लुप्त हो जाते हैं इसमें। पहला है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर आपको से दिख रहा है ना, ये कारक चिन्ह है। गृह प्रवेश, गृह में, गृह में प्रवेश, में दिखा यहाँ पर। गंगा जल, गंगा का जल। जल धारा, जल की धारा, का, की, तो यहाँ पर जो अगला वाला पीड़ित है, जैसे प्रवेश है, जल है और धारा है, ये उत्तर पद है हमारे और ये प्रधान है। विशेष जानकारी, तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता और संबोधन कारक के कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। मतलब संबोधन और कर्ता कारक की विभक्ति इसमें नहीं आती, बाकी सारे कारक चिन्ह आपको दिखाई देंगे। अगर वो तत्पुरुष समास है, कोई ना कोई कारक चिन्ह उसमें जरूर होगा जब आप उसका विग्रह करेंगे। अब आता है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि पहले पद और दूसरे पद में या तो विशेषण और विशेष्य होंगे वो, या उपमान और उपमेय होंगे। विशेषण, विशेष्य यानी कि एक विशेषता बता रहा होगा और एक की विशेषता बताई जा रही होगी, और उपमेय, उपमान एक की तुलना दूसरे से की जा रही हो, तो ये उपमान होते हैं। जैसे नील गाय, नील, नीली है जो गाय, तो नील क्या हो गया, नीली क्या हो गया, विशेषण हो गया, और गाय क्या हो गया, विशेष्य हो गया। महाकाव्य, महान है जो काव्य, तो महान विशेषण और काव्य विशेष्य। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध है। जिसके उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान जिससे उपमा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है, तो चंद्र क्या है, उपमान,
और मुख क्या है, उप में। पुत्र रतन, रत्न के समान पुत्र, तो यहाँ पर रत्न के समान, तो रत्न क्या हो गया, रत्न क्या हो गया, उपमान, और पुत्र क्या हो गया, उप में। ठीक है। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संख्या का विशेष्य हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि संख्या को बता रहा होता है, और समूह का बोध होता है इस समास में, जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंजाब 5 नदियों का समूह, और पंचवटी 5 वटों वृक्षों का समूह। तो आप देख रहे हैं 3, पंज, सप्त, पंच, ये सारे आ रहे हैं जो कि संख्या को बता रहे हैं। अब आते हैं द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें बच्चों दोनों पद ही मुख्य होते हैं और एक दूसरे के या तो विपरीत होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब और बीच में योजक चिन्ह, छोटी सी लेटी रेखा होती है खींची, और जब हम विग्रह करते हैं तो या तो और अथवा या एवं बीच में लगता है। जैसे अपना पराया, अपना और पराया, दूध दही, दूध एवं दही, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। यह भी जानी, इस समास में प्राय दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, छोटी सी लेटी रेखा योजक चिन्ह। अब आता है बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे ना तो पहला पद मुख्य है ना दूसरा ही, बल्कि ये तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, तीसरे अर्थ को बताते हैं। जैसे 10 मुख, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो 10 और मुख दोनों प्रधान नहीं है, ये तीसरे अर्थ की तरफ संकेत कर रहे हैं जो कि है रावण, वही प्रधान है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी अर्थात ऋषि। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। महाकाव्य, महान है जो काव्य अर्थात रामायण महाभारत आदि। तो इस प्रकार से इसमें विग्रह किया जाता है और तीसरे पद की प्रधानता दिखाई जाती है। विशेष जानकारी, एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास भी हो सकते हैं। समास का निर्धारण विग्रह करने के तरीके पर निर्भर करता है। जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास उस पद में माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पद में एक ही समास हो सकता है 2 समास भी हो। जिस प्रकार से आप उसको अलग करते हैं, जो विग्रह कर आप बताते हैं, उसी समास को माना जाता है। जैसे पीतांबर है, पीला है जो अंबर, वस्त्र, कर्मधारय समास। पीला है जो अंबर, अगर हम खाली इतना लिखे तो कर्मधारय समास। पीला है अंबर वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिलोचन, 3 लोचनों नेत्रों का समूह। द्विगु समास, 3 है लोचन नेत्र जिसके अर्थात शिव, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब पाठ को दोहरा लेते हैं। आओ दोहराए में से 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को समस्त पद अथवा सामासिक पद कहते हैं। प्रत्येक समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। हिंदी में समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्म धारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। देखिए क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, सोचकर उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6, 4, 2, तो समास के 6 भेद होते हैं। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। भरपेट शब्द का उचित समास विग्रह कौन सा है? भरा हुआ पेट, पेट भरकर, भरा है पेट जिसका, तो इसका विग्रह होगा पेट भरकर। मृग के समान नयन, यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो ये है हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण। अब सही वाक्य के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, बिल्कुल सही। समस्त पद का पहला पद उत्तर पद और दूसरा पद पूर्व पद कहलाता है, नहीं गलत है। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, बिल्कुल सही। द्विगु समास में प्राय दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा द्वंद्व समास में होता है। दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। तो चलिए करते हैं। पहला है अपना पराया,
अपना और पराया। ये है हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण। कविराज, तो इसका है कवियों में श्रेष्ठ, या फिर हम कह सकते हैं कवियों का राजा। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया ये। फिर है रातों रात, रात ही रात में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण और, तो यहाँ पर श्री कृष्ण और विष्णु दोनों ही आ सकते हैं। और समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर आप ये स्वयं लिख लेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। एकांकी, अगला है एकांकी, यानी कि एकांकी का होगा एक अंक की, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक अंक वाली, तो इसमें द्विगु समास होगा, ठीक है, अंक की बात हो रही है। अब दिए गए समास विग्रह से समस्त पद बनाइए, तो समस्त पद बनाने हैं, क्रम के अनुसार क्या हो जाएगा, क्रमानुसार, क्रमानुसार, यहाँ पर ये रहा क्रम। मीन के समान आंखों वाली क्या हो जाएगा, मीनाक्षी। दूध और दही, तो दूध दही, पांच तंत्रों का समूह, पंचतंत्र, बिना डर के, निडर, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लिखने का कार्य आप स्वयं करेंगे। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और कार्य को पूर्ण किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से समास के विषय में, उपसर्ग प्रत्यय के विषय में और संधि के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।